नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। पिछले 4 दिनों से आजमगढ़ शहर में हो रही बारिश के चलते तमसा नदी के किनारे इलाकों में एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी। शहर को 3 तरफ से घेर कर बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी खतरे को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने शहर के पश्चिमी छोर पर कोलघाट के रेगुलेटर समेत अन्य रेगुलेटर व पंप हाउस की स्थिति की जांच की। उन्होंने साथ में मौजूद नगर पालिका व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश किया कि लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग करते रहें। रेगुलेटर पर 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, जिससे नदी के स्तर पर नजर बनाए रखी जा सके। शहर के सभी 5 रेगुलेटर पर जो भी कमियां थी उसको दुरुस्त कर लिया गया। इन्हीं रेगुलेटर से शहर का पानी नदी में छोड़ा जाता है। अधिकारियों और शहर कर्मचारियों को बताया गया कि जैसे ही नदी का स्तर रेगुलेटर के लेवल से ऊंचा उठता है तथा रेगुलेटर को बंद कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों जो नदी के किनारे स्थित हैं वो भारी जल जमाव का शिकार हुए थे। ऐसी स्थिति न हो इसके लिए नए पंप हाउस बनाए गए, जिसमें 40 HP तक के पंप को लगाया गया है, जो 25,000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी नदी की तरफ ड्रेन करेंगे। इसके अलावा जो पहले के पंप हाउस निष्प्रयोज पड़े थे उनको भी दुरुस्त किया गया। देखते हुए जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हम लोग लगातार तमसा का जो जलस्तर है उस पर नज़र रखे हुए हैं। तमसा का जलस्तर जो हमारा शहर का कोलघाट पे रेगुलेटर नंबर 1 है, उसके माध्यम से शहर का पानी तमसा नदी के भीतर जाता है और वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है गेट पर, रेगुलेटर नंबर पर, कि लगातार उस पर सतर्क दृष्टि रखें। यदि पानी नदी में बढ़ता है तो तत्काल गेट को बंद करके यहाँ पर जो पंप हाउसेस हैं हमारे, वो पंप हाउसेस चला दिए जाएंगे। और कोलघाट में वर्तमान में 40 HP का जो पंप हाउस लगा हुआ है वो 25,000 लीटर पर मिनट उसकी ड्रेन कैपेसिटी है पानी की। तो हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। सर, कितने जगह चेक किया जाएगा? शहर में वर्तमान में जहाँ पिछली विगत वर्ष ज़्यादा जल भराव की समस्या थी, ऐसे 5 महत्वपूर्ण स्थल थे। 5 महत्वपूर्ण स्थलों में या तो वहाँ पर नए पंप हाउसेस का निर्माण कराया गया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, अथवा वहाँ पर जो पंप हाउसेस अप्रयोज्य पड़े थे उनकी पूरी व्यवस्था करा दी गई और सही करा दिया गया है। तो सारे पंप हाउसेस सही हैं और सब जगह कनेक्शंस हैं। जैसे ही शहर में जल जमाव की स्थिति होगी पंप हाउसेस क्रियाशील कर दिए जाएंगे और पानी निकाल दिया जाएगा। में लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आजमगढ़ वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई। इसके दृष्टिगत सभी लोग पूरी सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले व ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, खुले सीवर, बिजली के तार व खंभों के से बचकर रहें। पीने के पानी को उबाल कर पिए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन की गोलियां प्राप्त कर लें। किसी भी चिकित्सीय आपातकाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल नंबर 9839138740 पर संपर्क करें। अन्य किसी समस्या हेतु जनपद स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के नंबर 0546222022 एवं 9454417172 पर समस्या दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय चिकित्सालय, समस्त CHC, PHC सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। ट्रामा मैनेजमेंट, सर्पदंश, बिजली के झटके एवं जल जनित रोगों के उपचार की व्यवस्था अपने चिकित्सालयों पर सुनिश्चित कर लें। आकस्मिक सेवाओं में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित रहें। औषधियों इत्यादि की व्यवस्था, रोगी वाहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी तथा इमरजेंसी सर्विसेज के कार्यालय खुले रहेंगे। जिलाधिकारी ने प्राइवेट कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष सक्षम अधिकारी को अपने स्तर से अवकाश घोषित करने के संबंध में उचित निर्णय लेने की सलाह दी है। रोते हैं सब खास हो आम, चहलुम हुआ तमाम, चले आओ ए जवारो, चले आओ मेरी आवाज पे लब्बैक पुकारे जाओ। दर्द भरे न हो और या हुसैन की सदाओं के साथ सैकड़ों की तादाद में गमजदा चेहरों ने नम आंखों से करबला के शहीदों को पुरसा दिया। जमा को अजादार इमाम हुसैन सहित करबला के 72 शहीदों का 40वां मनाने के लिए नंगे पांव चहल्लुम में जुलूस में शामिल हुए। मातमी अंजुमने अपने अपने आलम के साथ आंखों में अश्क भरे मातम करती हुई चल रही थी। मैं अपने दाहिनी तरफ से
मसूरात के लिए जाने की जगह दे दें ताकि उन्हें कोई जहमत ना हो। हमें हुसैन अलैहिस्सलाम का ये गम करबला के शहीदों को ये श्रद्धांजलि है, चेलुम का ये जुलूस जो इस वक्त अपने जो हमें शासन और प्रशासन ने हमें जो रास्ता दिया है और हम उनका बार बार आभार प्रकट कर रहे हैं, विशेषकर अपने पुलिस प्रशासन का कि जिनका सा सहयोग हमेशा हर एक के साथ रहा है और आपकी ड्यूटी आपकी जो सेवाएँ हैं उसके लिए देश हमेशा से आपको सम्मान देता रहा है और हम सबके लिए ये गर्व का मौका है कि प्रशासन से हमें सहयोग मिलता रहा है। हम उसके लिए चहलुम के जुलूस में शामिल होने को अंजुमन व अज़ादार बड़ी तादाद में सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। दोपहर में मौलाना ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि करबला में शहीदों को अगर सच्चा पुरसा देना है तो हजरत इमाम हुसैन की शिक्षाओं पर अमल करना जरूरी है। अज़ादारों ने इन तबरुकात की जियारत कर दुआएं मांगी। जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए। आजमगढ़ में बंदरों के आतंक से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बंदरों पर लगाम लगाने की मांग की। संगठन के लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक से आए दिन महिला बच्चे जख्मी हो रहे हैं, लेकिन इस पर किसी को सुधि नहीं है। सबसे बुरी हालात शहर के मध्य में घनी आबादी वाले इलाकों की है। आए दिन बंदरों के काटने से या भय से भागने के चक्कर में महिलाएं व बच्चे जख्मी हो रहे हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व शहर के मातवरगंज में स्थित जिला महिला अस्पताल में 3 मंजिला से किशोर बंदर के धक्का मारने से छत से नीचे गिरा था। संयोग था कि बिजली के इंसुलेटेड तार में फंसकर जमीन पर गिरने से जान बची। 2 दिन पूर्व आसिफगंज इलाके में अपने मामा के यहाँ अलीगढ़ से आई 20 वर्षीय युवती भी छत से बंदर के डर से भागने के चक्कर में सीधे बाउंड्री पर गिरी और 2 केले सरिया उसके आर पार हो गई। दोनों ही गंभीर हालत में जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा सामान्य तौर पर काटने से दर्जनों मामले हैं। लगातार बढ़ते मामलों से कई लोग सुरक्षा के रिश्ते अपने घर की छत पर लोहे के ग्रिल से ढक दिए हैं। साफ है कि जिनको पिंजड़े में रहना चाहिए वे खुलेआम लोगों को डरा रहे हैं और आम लोगों को अपने ही घरों में पिंजड़ों में कैद होना पड़ रहा है। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आप देख रहे होंगे कई बार हम लोगों ने भारत रक्षा दल परिवार ने नगर पालिका वन विभाग से कहा कि बंदरों की बड़ा आतंक हो गई है। इससे अभी देखिए अभी परसों ही एक महिला घटना घायल हो गई, बच्चे घायल हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर जाग नहीं रहा। हम लोगों का अनुरोध है कि कम कैसे भी इन बंदरों से मुक्ति दिलाया जाए कि यहाँ की आम जनता का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। डेली कभी न कभी कहीं से समाचार आ रहा है कि यहाँ बच्चे घायल हो गए, यहाँ महिला घायल हो गई। तो उससे मुक्ति के लिए मैंने डीएम साहब से कहा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं इस पर कार्रवाई। इस मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आम जनता और व्यापारियों के साथ मिलकर बंदरों पर लगाम लगाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। प्रकरण संज्ञान में आया है और बंदरों की जो समस्या शहर में है उसको देखते हुए निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई कराई जाएगी इसमें। और इसमें थोड़ा सा पब्लिक का भी इसमें सहयोग मिल जाए और इसमें हम लोग व्यापार मंडल के और भी जो भी स्वयंसेवी संस्थान इन लोग के साथ बैठ के एक विचार विमर्श करके इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। न्यू सर्जरी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा इस बार ब्रेन की जटिलतम बीमारियों में से एक आर्टेरियोवेनस माल परफॉर्मेंस नामक
बीमारी से ग्रसित बांग्लादेश के मरीज का सफल इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल ने अपनी टीम की काबिलियत को विश्व पटल पर साबित किया। हसन जमा नाम का ये मरीज 14 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के नौगांव जनपद के रहने वाले हसन जमाल को वर्ष 2019 में मिर्गी का एक झटका आया, जिसके बाद बांग्लादेश के अस्पताल में उनकी जांच हुई, जहां जांच के बाद ये पता चला कि इनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक बड़ा सा खून का गुच्छा है, जो उनके मिर्गी के झटके का कारण है। ये बीमारी काफी जटिल बीमारी मानी जाती है, जिसका इलाज सर्जरी होता है। ऑपरेशन की जटिलता इससे बढ़ जाती है क्योंकि जो खून की नस ब्रेन के सामान्य हिस्से से खून प्रदान करती है और इनके सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है, वही खून की नस इसको बचाने में मदद कर देती है, जिसके कारण अगर इस गुच्छे को निकालने की कोशिश की जाती है तो मरीज को ब्रेन हैमरेज, लकवा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उनके एक पारिवारिक मित्र ने उन्हें आजमगढ़ स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के बारे में सूचित किया। हसन जमा ने वीजा की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर संतुष्ट होने के बाद वो वापस बांग्लादेश गए और फिर पुनः 7 सितम्बर को भर्ती हुए। लाइफलाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव, एनेस्थीसिया गायत्री कुमारी, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आकाश एवं डॉक्टर असफर द्वारा ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के बाद 10 सितंबर को ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान उन सारी नसों को पूरी तरीके से बचाया गया जो ब्रेन के नॉर्मल हिस्से में खून का संचार कर रही थी और बड़ी ही सावधानी से उन नसों को जो इस गुच्छे को खून दे रही थी उन्हें धीरे धीरे काट कर अलग किया गया और इस तरीके से 14 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में उस गुच्छे को पूरी तरीके से दिमाग से हटा दिया गया और ब्रेन की नॉर्मल खून की नसों को और नॉर्मल खून के संचार को बनाए रखा गया, जिसके कारण पेशेंट को लकवा या दोबारा ब्रेन हैमरेज जैसा कोई खतरा न होने दिया गया। ऑपरेशन के बाद की जांच में ये चीज पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि गुच्छे को पूरी तरीके से निकाला जा चुका है और उनके नॉर्मल ब्रेन को पूरी तरीके से खून का संचार मिल रहा है। बांग्लादेश निवासी हसन जमा नाम के इन व्यक्ति का ऑपरेशन आज होने के बाद आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और इनके साथ बिल्कुल एक इनकी जो बीमारी थी वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है। ब्रेन के दाहिने हिस्से में काफ़ी बड़ा खून की नस का गुच्छा था जिसे आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मल खून की नसें जो ब्रेन के अंदर खून का संचार करती हैं, कभी कभार वो इस तरीके के एक ऐसा गुच्छा बना देती हैं कि उसके कारण पेशेंट को झटके और ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हें आज से 3 वर्ष पहले एक मिर्गी का झटका आया जिसमें जांच के उपरांत पता चला कि इनके ब्रेन में खून की नस का गुच्छा है। इस ऑपरेशन में जिसका इलाज ऑपरेशन था, ये इतना बड़ा गुच्छा था कि इसको अन्य विधाओं से ठीक करना संभव नहीं था। लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वही खून की नसें नॉर्मल दिमाग को भी सप्लाई कर रही थी और वही खून की नसें इस गुच्छे को भी सप्लाई कर रही थी। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच को डिस्टिंग्विश करना और पेशेंट को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन के पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी की गई और उसके बाद एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में, जिसमें बहुत ही सावधानी से उन खून की नसों को जो इस गुच्छे के अंदर जा रही थी उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए उन नसों को जो कि नॉर्मल ब्रेन को सप्लाई कर रही थी बचाते हुए इस ऑपरेशन को किया गया। 14 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अगले दिन होश में लाया गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। उसे किसी तरीके का कोई लकवा या किसी तरीके की कोई और समस्या नहीं होने पाई थी। ये ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम और सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, जिसको आज हसन जमा के परिवार के भरोसे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने पूरी सुरक्षा से अंजाम दिया। बीमारी का क्या नाम है और उनको बांग्लादेश में जैसे रहने वाले हैं तो वहाँ के अलावा इंडिया में कहाँ ये दिखा चुके हैं? इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम जो है राइट टेम्पोरो पेराइटो ऑक्सीपिटल आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन है। ये इस बीमारी की जानकारी के बाद इन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों, ये नौगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ पे भी अपने ढाका और जगह जगह कंसल्ट किया और फिर ये अपने देश में इन्होंने चेन्नई, मुंबई जैसे सेंटर्स पे वहाँ के लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने इस बीमारी के संदर्भ में वहाँ पे डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। आपके कैरियर में अभी तक ये कौन सा ऑपरेशन है? इससे पहले आप कितने कर चुके हैं और कितना चैलेंजिंग रहा है ये सबसे अलग? ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक को होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था।
और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई, जैसे आपने बताया कि हुई नस कुछ फट गई थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूंकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चारों तरफ से इस गुच्छे के अंदर आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थी वो कई तरफ फैली हुई थी। नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती हैं, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया, जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है, वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई और जो कि काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरोसर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्साइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट रिफर्ट जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेक्ट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाह रहे थे हम बचा चुके थे और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्साइज कर चुके थे। ऑपरेशन के दौरान आजमगढ़ से बांग्लादेश तक दुआओं का सिलसिला चलता रहा। सफल ऑपरेशन के बाद हसन जमा अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वहीं उनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ देखा जा रहा है। इस इतने जटिल ऑपरेशन के बाद महज 6 दिन में अब पूरी तरह स्वस्थ होकर हसन जमा अब स्वदेश जाने की तैयारी में है। अक्टोबर 7 तारीखे झटका मारे किसनी बांग्लादेशे डाक्तार देखाय MRI করে আপনার ধরা পড়ে ইভিএ, ওখান থেকে ঢাকাতে যাই, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ওখানে ডাক্তার দেখায়, ওখানে ওই একই পরে ওরাও ওখানে বলে যে অপারেশন করতে হবে। বাংলাদেশের ডাক্তার বলছিল যে এখানে না করাটাই ভালো, কারণ আমাদের এখানে অত প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। তাই সিদ্ধান্ত নেই যে ইন্ডিয়াতে আসব। তো প্রথমে যাই চেন্নাই MGM হাসপাতাল, চেন্নাই। তো ওখানে যাওয়ার পর এনজিওগ্রাম করার পর মানে মনের ভিতরে একটা কেমন যেন একটা আসে, মানে ওদের আচরণটা খুব একটা যে ভালো লাগলো না। মানে টাকা পয়সা একবার বললে এনজিওগ্রামেই ভালো হয়ে যাবে, 3 বার বা 4 বার করলে ভালো হয়ে যাবে। পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে, টাকা লাগবে অনেক, প্রায় 9 লাখ টাকা ইন্ডিয়ান রুপি, 9 লাখ। তখন আমার এখানে আমার আত্মীয় চিকিৎসা করছিল, ওর চিকিৎসা সম্পর্কে খুব শোনার পরে আমার একটা হলো যে আমি আজমগড়েই আমার এই বিয়ের সঙ্গে এখানে আসলাম ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। এখানে এখন বর্তমানে इंशाल्लाह ভালো আছে চিকিৎসা করার। फिर 2019 के अक्टूबर की 5 तारीख को इन्हें झटका आया, तो फिर हम इन्हें ले गए। फिर वहाँ पर MRI करने के बाद पता चला कि AVM का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन चल रही थी। फिर 2021 में हमने फिर से MRI करवाया, तो पता चला कि ये बढ़ रहा है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेट कर लेना अच्छा है, पर हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। तो पहले मेरे पापा इनको साथ लेकर चेन्नई गए,
तो चेन्नई जाने के बाद वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा था, वो लोग बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख तक खर्चा होगा। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यहाँ कितना खर्च लगा ये तो मेरे पापा बता पाएंगे, वो सब। ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश से इंडिया में आने के कानूनी कार्रवाई है, वैधानिक। हाँ, वो हम पासपोर्ट वीज़ा सब कर ही आए हैं, कोई बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसेस बोलने में तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिना पंजीकरण कराए दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले फर्जी अधिवक्ताओं के खिलाफ दीवानी बार एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाया है। दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री राजेश कुमार सिंह परासर ने शुक्रवार को नोटिस जारी करके चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी नए अधिवक्ता इस पेशे में आना चाहते हैं वे पहले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करा के COP युक्त पहचान पत्र हासिल करें। उन्होंने बताया कि ऐसा संज्ञान में आया है कि दीवानी न्यायालय परिसर में कुछ लोग कानून की पढ़ाई पढ़कर बिना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण कराए दीवानी कचहरी में काली कोट तथा बैंड लगाकर अपने आप को अधिवक्ता बताकर न्यायालयों में उपस्थित हो रहे हैं और कार्यालयों में फाइलों का मुआयना कर रहे हैं। इस विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसे फर्जी लोगों पर रोक लगा रखी है। बिना पंजीकरण के काली कोट तथा बैंड बांधे कोई व्यक्ति दीवानी परिसर में दिख गया या किसी के खिलाफ ऐसी शिकायत आई तो संघ ऐसे शख्स के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेगा। आज हमारे संघ की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कई अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ लोगों ने यह ध्यान दिलाया कि हमारे परिसर में तमाम लोग जो क्वालिफाइड नहीं हैं, अधिवक्ता नहीं हैं, LLB किए नहीं हैं या कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉ की डिग्री है ही नहीं है, इस तरह के लोग कोट बैंड लगा करके कचहरी परिसर में घूमते हैं, वादकारियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे धन वसूली करते हैं, बाहर जाके अपने को अधिवक्ता बताते हैं और उससे हमारे अधिवक्ताओं की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। और ये लोग आए दिन कोई न कोई समस्या पैदा करते रहते हैं, न्यायालयों में घूमते हैं, पत्रावली से छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह की समस्याएँ आए दिन आ रही हैं। इस कारण से हमने आज एक प्रस्ताव बना करके सूचना दिया है, नोटिस दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, जिसके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, COP कार्ड धारक नहीं है, अगर वैसा कोई भी अधिवक्ता के रूप में हमारे परिसर में घूमता हुआ नजर आएगा, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य कराऊंगा। ये हमारे सारे अधिवक्ताओं की वेदना है कि ये लोग, इस तरह के लोग आकर के हमारे अधिवक्ता की गरिमा को गिरा रहे हैं और इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जनपद में कार्यरत कार्यदायी एजेंसी LC इंफ्रा और GA इंफ्रा के कार्यों की समीक्षा की गई। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, जिसमें LC इंफ्रा को द्वितीय फेज में 250 वाटर सप्लाई स्कीम पर कार्य करना था, जिसमें उनके द्वारा मात्र 180 स्कीमों पर कार्य प्रारंभ किया गया। समीक्षा के दौरान FHTC की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे फील्ड टेस्ट की ट्रेनिंग के कार्यों की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत जनपद में 18,910 महिलाओं को प्रशिक्षण देना था, जिसके सापेक्ष मात्र 9,078 महिलाएं ही प्रशिक्षित हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि जनपद में चल रहे समस्त कार्यों की समीक्षा आपके माध्यम से की जाए एवं कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद में जल जीवन मिशन की जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार के लिए ISA एजेंसी का चयन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि एजेंसी के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों को समय से पूर्ण कराएं। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम राम बिहारी अग्रवाल, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई से रेखा केसरी, जिला समन्वयक राजमुनि यादव, कार्यदायी संस्था LC इंफ्रा एवं GA इंफ्रा के प्रतिनिधि, TPI प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भिलानी गार्डन आजमगढ़ में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जो कि विगत 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। कथा का समापन 18 सितंबर को प्रातः 11 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला चौक में किया जाएगा। पितृपक्ष में ये कथा पितरों के उद्धार के उद्देश्य से सुनी जा रही है। जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर इस कथा का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक गोपाल दास अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, वो श्री राम वृंदावन के
रहने वाले हैं। शुक्रवार को उन्होंने कथा का उद्देश्य मीडिया कर्मियों से वार्ता कर भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ आगमन का उन्हें प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत की महिमा का ज्ञान कराना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भागवत तत्व से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली जो ऋषि मुनियों ने बताया उसी से दोनों लोग सफल हो सकते हैं। विकास शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत तत्व से जुड़कर कोई भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, अवसाद से वो बाहर निकल सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन होना जरूरी है, परंपरा का महत्व समझना जरूरी है, विकास ऐसा हो कि विनाश ना हो। मुझे आजमगढ़ में आने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है। श्रीमद् भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को, तो भगवान के भक्तों की क्या महिमा है। आपको साक्षात परमात्मा मिल जाए परंतु उनकी महिमा का आपको ज्ञान न हो तो उनका मिलना न के बराबर ही है। भगवत तत्व क्या है ये भक्त जन अनुभव गम में जो भक्त होते हैं वो बताते हैं। आपको हीरा मिल गया और हीरा की परख आपको नहीं है तो हीरा मिलना न मिलना आपके लिए बराबर है। उसी प्रकार भगवत तत्व का बोध भक्तों के द्वारा होता है, इसलिए भगवान से बढ़कर भक्तों की महिमा है। यदि एक इसमें केवल भगवान की महिमा होती तो इसका नाम भगवत पुराण होता, पर इसका नाम भागवत महापुराण है, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर इसमें भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसा एक भागवत तत्व है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भागवत में जीवन का परम लक्ष्य बतलाया है, उस परम तत्व को जानना। खाना पीना सोना संतानोत्पत्ति करना ये हमसे अधिक पशु पक्षी जानते हैं। केवल मानव जीवन की महिमा इसी में है कि वो भगवत तत्व को जानने में समर्थ है जो पशु पक्षी नहीं है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। देवताओं ने भी मनुष्य जीवन की इसलिए सराहना की है कि उस परम तत्व को जानने से फ़ायदा क्या होता है। उस जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीव उस तत्व को जान जाता है वही आने जाने के इस भव सागर के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। बिना उसको जाने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है संसार में वो समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य उस परम तत्व को पाना है। ऋषियों ने जो जीवन जीने का ढंग बतलाया है, जो जीवन की शैली शास्त्रों ने बतलाई है, उसी से प्रत्येक मनुष्य का लोक और परलोक सुखी हो सकता है। अस्मिन लोके थबा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्श भी। तो तत्वदृष्टा ऋषियों ने जो शास्त्र में आज्ञा दी है उस आज्ञा का हम पालन करेंगे तभी दोनों लोक हमारे सुखी रहेंगे। हम शास्त्रों से विरुद्ध, आचार्य अपने परंपराओं से विरुद्ध चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम है आज हमारे सामने आ रहा है। न कुल गुरु रहे, न कुल बधू रही, न कुल परंपराएं रहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही बच्चा हॉस्टल में चला गया, उसे दादा दादी नाना नानी का संपर्क उतना मिला नहीं, परंपराओं का ज्ञान रहा नहीं। हॉस्टल से जब पढ़ लिख करके आया तो किसी जॉब में लग गया तो वहाँ चला गया, विवाह होती वो अलग हो गया। अब उसको कुछ भी ज्ञान नहीं अपनी परंपराओं के बारे में। यहाँ तक कि हमने विदेशों में जाके देखा है कि लोग अपना गोत्र तक भूल गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने देखो विकास जरूरी है, विकास हो गए, पर विकास यदि शास्त्र सम्मत होगा तो हम सुखी रह पाएंगे। नहीं तो भौतिक सामग्रियों की चाहे जितनी उपलब्धि हमें हो जाए, परंतु जो वास्तविक सुख होता है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विकास शास्त्र सम्मत वेद सम्मत होना चाहिए। आन सुख निधान है जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद और सुख के भंडार भगवान हैं। इसलिए भगवान से जुड़े बिना, भगवत तत्व से जुड़े बिना व्यक्ति वास्तविक सुखी हो ही नहीं सकता। बाहर के विषयों में व्यक्ति जितना बहिर्मुख होता जाएगा उतना ही दुखी होता जाएगा, और जितना अंतर्मुखी होगा उतना ही सुखी होता जाएगा। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में झोंपड़ियों में रहते थे, कोई सुख सामग्री नहीं थी, परंतु उनके सुख का भंडार था। आंख बंद करके अपने जीवन में बरसों तक की समाधि लगा करके मस्त रहते थे। क्या मिलता था उनको? क्योंकि वास्तविक जो सुख है वो अपने भीतर है। और जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं बनेगा, और वो अंतर्मुखता उपासना से, साधना से आती है। अब साधना से तो हम दूर होते जा रहे हैं,
और बहिर्मुखता विषय माने जितने भी सुख सामग्री हैं हम सोचते हैं इनमें सुख है। हम देश विदेशों में सब जगह जाते हैं। बाहर अभी मैं कनाडा से ही सीधा आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ के लोगों ने एक ही बात बताई, बोले महाराज यहाँ सब प्रायः डिप्रेशन में हैं। हमने कहा भाई यहाँ तो इतना सुंदर सुख सामग्री है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो फिर डिप्रेशन में क्यों है? इस पर विचारणीय बात है कि हमसे कई गुना अधिक सुख सामग्री उन लोगों के पास है, फिर भी वो बेचारे डिप्रेशन में हैं, क्योंकि अंदर से खोखले हैं, सब बहिर्मुख हैं। और इसलिए उनको समझ में ये बात आ गई, हमारी ऋषियों की महिमा। इसलिए आज विदेशों में संस्कृत अनिवार्य होती जा रही है और हमारे ग्रंथों का महत्व तो बहुत समझ रहे हैं। आज बड़े विदेशी लोग भारत में आकर के चुटियाँ रख करके, जनेऊ पहन के, तिलक लगा के, कंठी धारण करके, हरि बोल करके अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। हमें हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए। माने आजकल प्राय लोग, जो पुराने लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, और जो नए लोग हैं वो कहते हैं ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं। तो नए पुराने के चक्कर में न पढ़ के बीच की परंपरा क्या, बीच का मार्ग क्या है कि हमें परंपराओं का महत्व समझना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की बात पर विचार करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ हम विज्ञान की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान ने हमें जो दिया है उसका भी हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। माने हमें परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो हम बिल्कुल सुख से वंचित और दूर हो जाएंगे। इसलिए ऋषियों के महत्व को भी समझो, शास्त्रों का भी स्वाध्याय करो, और आधुनिक विज्ञान के महत्व को समझ करके उसका भी आदर करो। बीच का मार्ग नवयुवकों को अपनाना चाहिए। पुरानी हम ऋषियों की बातों की उपेक्षा न करें कि अरे वो जमाने गए, ऐसा नहीं कह सकते। जमाना आज भी ऋषियों की बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। कोरोना काल में आपने देख लिया होगा, सब आधुनिक विकास की चकाचौंध से भाग करके गाँव की तरफ दौड़ने लगे कि यहीं जीवन मिलेगा। आधुनिकता का विकास आजकल ऐसा हो गया, विषाक्त होता चला जा रहा है। इसलिए विकास तो करो, परंतु विकास ऐसा करो जिससे वो हमारा विनाश का कारण न बने। आज कितने कलरव करते पक्षी नष्ट होते चले जा रहे हैं, हमारे कितने वनस्पति और वृक्षावलियाँ सब नष्ट होती जा रही हैं विकास के नाम पर। तो हमें बीच का संतुलन बना के चलना चाहिए, प्रकृति प्रभावित न हो, विकास भी हो, और प्रकृति इतनी क्षुब्ध न हो जाए कि प्रकृति के प्रकोप के कारण हम लोग विनाश के कगार पर पहुंच जाएं। ये संतुलन, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस बिगड़ा तभी एक्सीडेंट होता है। इसलिए एक्सीलेटर भी दबा के गाड़ी दौड़ाओ, ब्रेक पर भी पैर रखो। एकदम एक्सीलेटर ही दबाए चले जाओगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जीवन में संतुलन परम आवश्यक होता है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक